नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स क्या है? इसको अगर हिंदी में कहें तो उपभोग योग्य सामग्री, उपभोग योग्य सामग्री, कोई भी ऐसा सामान जिसका आप कंज्यूम करते हो या कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को यूज करना और यूज करने के बाद उसका एक तरह से यूटिलिटी खत्म हो जाना, हम कह सकते हैं उपयोगिता खत्म हो जाना, या फिर उसका दोबारा से यूज नहीं हो पाना आप कह सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, मेडिसिन। क्या लें? दवाई है। दवाई एक कहीं ना कहीं एक आइटम तो है ही है, इसको हम गुड्स कह सकते हैं, सामान कह सकते हैं। लेकिन जब इसका आप यूज़ करते हो मेडिसिन का, दवाई का, उसके बाद क्या इसका दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है? एक टैबलेट आपके पास है या आपके पास कोई दूसरी मेडिसिन है लिक्विड वे में, आप उसको यूज़ कर लेते हो, क्या दोबारा उसका यूज़ हो सकता है? नहीं, ख़त्म हो गई वो चीज़ तो। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं, फूड स्टफ्स। क्या? फूड स्टफ्स, खाद्य सामग्री कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? खाने का कोई भी सामान हो सकता है, जब हम उसका यूज़ करते हैं उसके बाद वो आइटम दोबारा यूज़ में नहीं आ सकता, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं कंज्यूम करना। क्या करना? इस्तेमाल कर लेना या यूज़ कर लेना। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्टेशनरी का ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? स्टेशनरी में ये मार्कर भी आता है। इस मार्कर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल इंक के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? और इसमें जो हमने इंक डाली है, जैसे जैसे हम इसका यूज़ करेंगे वो इंक खत्म होती चली जाएगी, वो तो दोबारा आएगी नहीं। इसमें और डाल के इस्तेमाल करें वो बात अलग है, लेकिन जो पहले हमने इंक यूज़ की थी वो तो ख़त्म हो गई, उसका तो कंजम्पशन हमने। कंज्यूमेबल गुड्स में और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसमें आता है स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या आता है? खेल का सामान, कोई भी आइटम हो सकता है, आप प्रैक्टिकली इसका भी यूज़ करते हो। जो भी आप गेम जो आपको पसंद है, उसमें जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, आइटम्स का यूज़ होता है, वो आप लेकर आते हो मार्केट से, उससे खेलते हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो प्रोडक्ट एक तरह से खेलने लायक नहीं रहता है, चाहे आपकी गेंद है, चाहे आपका बैट है, चाहे रैकेट है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसकी भी एक लाइफ होती है, उस लाइफ तक तो वो आपके काम आता है, आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो यूज़ के लायक नहीं रहता, यानी कि आपने उसकी यूटिलिटी का पूरा यूज़ कर लिया है, कंज्यूम कर लिया, फिर वो बेकार हो जाता है। ठीक है, हम कह भी देते हैं भाई ये जो बैट है ये तो खेलने लायक नहीं है, ये बॉल है ये खेलने लायक अब नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल भी आते हैं। तो ऐसे कुछ आइटम्स इस चैप्टर की हम बात करें, या ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, उनकी एक्टिविटी में अगर इन किसी आइटम का यूज़ होता है तो इनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स। इनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? इनमें से कोई आइटम दे रखा हो, और एक दो आपको मिल सकते हैं, जैसे इसमें एक और मिल सकता है पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स का मतलब होता है डाक टिकट। देखिए ना, आजकल तो इसका यूज़ कम होता जा रहा है। पहले मैसेज देने के लिए किसी से कोई भी जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर्स का ज़्यादा यूज़ होता था, ऑफिस में भी तो हम लेटर्स का यूज़ करते थे। किसी के पास कोई लेटर भेजना है तो उस पर स्टैम्प्स का यूज़ होता था, टिकट लगानी पड़ती थी, भाई 10 रुपए की टिकट लगेगी, 5 की लगेगी, 20 की लगेगी, वो दूरी के हिसाब से और वजन के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो एक बार जिस स्टैम्प का आपने यूज़ कर लिया, उस पर पोस्ट ऑफिस की उस पर स्टैम्प लग गई, फिर वो दोबारा यूज़ के लायक नहीं रहती। ठीक है, इसका मतलब आपने उसको कंज्यूम कर लिया है। भाई कोई भी चीज़ हो सकती है।
तो इस चैप्टर में मोस्टली इनका ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो दुनिया भर के प्रोडक्ट आप देख सकते हो, ठीक है, ले सकते हो एग्जाम्पल में, तो मोस्टली इन्हीं का यूज़ मिलेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो इनको हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। जब आप किसी भी गुड्स का यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस ईयर में आपने उस गुड्स का कितना यूज़ किया, उस पर कितना खर्च हुआ आपका पैसा, उसकी एक तरह से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट कह लो या एक्सपेंस कह लो। पूरे साल 12 महीने का उसका कितना खर्चा हुआ वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कौन से अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से अकाउंट में? तो वो कॉस्ट उसकी डायरेक्ट गिवन नहीं होगी, वो आपको एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसका मेथड क्या है, उसमें किस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो पूरा प्रोसेस हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंज्यूमेबल गुड्स के आइटम के बारे में डिस्कस हुआ। कंज्यूमेबल गुड्स कौन कौन से इस चैप्टर में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमें समझनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपको उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बताएगा कि जो भी कंज्यूमेबल गुड्स है उस पे हमने कितना पैसा खर्च किया है उस करंट ईयर में। अब उसने जो अमाउंट खर्च किया है, अब वो टोटल अमाउंट आपको बताएगा। वो पैसा तो करंट ईयर में खर्च हुआ है, लेकिन उसमें करंट ईयर का है कितना ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से जानकारी मिलेगी उस आइटम की कि भाई उस पे कितना उसने खर्चा किया है उस करंट ईयर में। क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें करंट ईयर के बारे में पूरी जानकारी देता है कि उस करंट ईयर में कितना अमाउंट हमें मिला है, कहाँ कहाँ से रिसिप्ट किस किस आइटम की हुई है और किस किस का हमने पेमेंट किया है। तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ये अकाउंट बना हुआ मिल जाएगा, अगर छोटा क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा एक आइटम की, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स हो उसकी जानकारी इस अकाउंट में किस साइड में मिलेगी आपको, पेमेंट साइड में। किस साइड में? उस साइड में किसी मेडिसिन का जिक्र हो सकता है। किसका जिक्र हो सकता है? कंज्यूमेबल गुड्स में आता है। इधर फूड स्टफ्स का जिक्र हो सकता है, इधर स्टेशनरी का जिक्र हो सकता है। किसका हो सकता है? और जो जो हमने डिस्कस किए हैं, इधर आपका पोस्टेज स्टैम्प्स का जिक्र हो सकता है। किसका जिक्र हो सकता है? तो इस तरह के जो आइटम्स हमने अभी डिस्कस किए वो आपको पेमेंट साइड में उनमें से एक आइटम या दो आइटम जिसका भी जिक्र करेगा। अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग के बारे में हमने सीखा है कि जो भी आइटम होगा उसको हमें दिखाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक तो कहाँ दिखाना होगा? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा इस चैप्टर में जो अपने आप में मेन अकाउंट है, ठीक है। एक बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? फाइनल अकाउंट में हमारे ये दो चीजें आती हैं, लेकिन पिछले टॉपिक से हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आपको कोई आइटम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी दे रखा है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी? किसी भी आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें पूरा करना पड़ेगा। तो अगर उसके बारे में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? तो बैलेंस शीट हमारी दो हो गई। एक करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी जिसको हम क्लोजिंग का नाम दे सकते हैं, और एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी जिसको हम क्या कह सकते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में आपको तीन चीजें बनानी है। एक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक करंट ईयर की बैलेंस शीट मींस
क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस आइटम के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी जगह इसको किस तरफ दिखाना है। तो एक तो किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का पेमेंट्स का अमाउंट देगा आपको, किसका अमाउंट देगा, और दूसरा उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगी या हो सकती है। क्या हो सकती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बातें हो सकती है उस आइटम से रिलेटेड, उस आइटम का क्या हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक क्या हो सकता है। भाई जो कंज्यूमेबल गुड्स है वो पिछले साल का कुछ हमारे पास बचा हुआ होगा, वो इस ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। मान लो आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेडिसिन का यूज होता है, किसका यूज होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, इलाज करता है, आपका हॉस्पिटल है ये ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन का काम होता है इसमें। तो वहाँ पे हम बात करें तो वहाँ पे मेडिसिन होगी, तो पिछले साल जो दवाइयाँ बच गई होंगी वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक उस आइटम का। तो किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक गिवन हो सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और क्या हो सकता है, उस आइटम से रिलेटेड ओपनिंग क्रेडिटर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं +1 से। क्रेडिटर्स का मतलब जिन पर्सन से हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है और उनकी पेमेंट अभी भी ड्यू है, उनको हम अकाउंटिंग या बिजनेस लैंग्वेज में क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो भाई ऐसा भी हो सकता है जो कंज्यूमेबल गुड्स जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, पिछले साल हमने कुछ उधार खरीदा हो और वो पैसा अभी उन लोगों का बकाया चल रहा हो, तो हमारे पास पिछले साल के जो क्रेडिटर्स होंगे वो इस साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस। ठीक है, तो उस कंज्यूमेबल गुड से रिलेटेड ओपनिंग क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। ओपनिंग वो आइटम बनता है जो पिछले साल बाकी था, इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, या पिछले साल जो क्लोजिंग था वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ठीक है, क्योंकि हर साल हर आइटम नया तो होता नहीं है, जो आइटम पीछे से चला आ रहा है वही तो इस साल आता है हमारे पास, तो वो ओपनिंग बन जाता है। और क्या बन सकता है, ओपनिंग बैलेंस दे सकता है। क्या दे सकता है, किसका, एडवांस टू क्रेडिटर्स, एडवांस टू क्रेडिटर्स। ऐसा हुआ हो पिछले साल हमने अपने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा एडवांस दे दिया हो, क्या दे दिया हो, जिन लोगों से हम सामान खरीदते आ रहे हैं उधार, उनको हमने कुछ पैसा एडवांस दे दिया, भाई इतना सामान और भेजना, इसका पैसा अभी ले लो। तो लास्ट ईयर जो एडवांस क्रेडिटर्स का अमाउंट होगा वो इस ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो आपको 3 चीज़ों का ओपनिंग बैलेंस मिल सकता है उस आइटम से रिलेटेड, वो चाहे मेडिसिन की बात करें क्वेश्चन में, चाहे वो फूड स्टफ की बात करें, चाहे वो स्टेशनरी की बात करें, चाहे वो पोस्टेज स्टैम्प की बात करें, या एक और जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल हम डिस्कस कर रहे थे। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल में सभी स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाते हैं, उसका किसी का नाम भी हो सकता है पर्टिकुलरली। ठीक है, खेलने का कोई सामान उसका नाम भी दे सकता है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर ये यूज़ करता है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, बिलियर्ड्स टेबल। क्या यूज़ करता है, बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स गेम का नाम सुना है, बिलियर्ड्स एक लंबी चौड़ी सी मेज होती है, उस पर बहुत सी गेंदें रखी होती है और स्टिक से खेलते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी टेबल उसमें यूज़ होती है। तो ऐसे किसी स्पोर्ट्स मटेरियल के आइटम का नाम भी हो सकता है। तो ये सारे आइटम कंज्यूमेबल गुड्स में होंगे, इनसे रिलेटेड इन 3 चीज़ों का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है क्वेश्चन में, उनकी एडजस्टमेंट अभी हम सीखेंगे। और ओपनिंग हो सकता है इन तीनों का क्या भी मिल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है उनसे रिलेटेड, क्लोजिंग क्या मिल सकते हैं, क्रेडिटर्स। ओपनिंग वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इसका एक समझ लीजिए क्लियरली, जिस आइटम का रिलेशन प्रीवियस ईयर से होगा ना, वो इस ईयर का ओपनिंग बनेगा। तो ओपनिंग
या जिसका रिलेशन प्रीवियस ईयर से है, पिछले साल से है, उसको आप ओपनिंग कह लो, या ओपनिंग लिखा है तो समझो उसका रिलेशन प्रीवियस ईयर से। ओपनिंग पिछले साल के आइटम से रिलेटेड वर्ड है यहाँ पे। और क्लोजिंग जो वर्ड आ रहा है उसका रिलेशन करंट ईयर से है। किससे है भाई? करंट। इस ईयर के आखिर में जो हमारे पास आइटम होता है उसी को तो हम क्लोजिंग कहते हैं। तो ओपनिंग का रिलेशन प्रीवियस ईयर से है, क्लोजिंग का करंट ईयर से। ये थोड़ा सा आप जो है क्लियर रखोगे अपने। और क्या मिल सकता है? लास्ट क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, क्लोजिंग एडवांस टू। तो ये सारी चीजें किसी भी आइटम के बारे में हो सकती हैं, किसी भी कंज्यूमेबल गुड से रिलेटेड। आप देखो तो 7 अमाउंट हो सकती है। कितनी अमाउंट? 7 अमाउंट। कौन कौन सी? उसका पेमेंट का अमाउंट हो सकता है उस गुड्स का, करंट ईयर में जो पैसा हमने उसके लिए खर्च किया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बताएगा। पहली अमाउंट हो गई उसकी। उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में 6 चीजें हो सकती हैं। वो क्वेश्चन में कितनी हो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 6 में क्या क्या आ सकता है? उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, उसके ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा हो, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। ये तीनों आइटम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। पिछले साल का बचा हुआ सामान्य साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। पिछले साल का उधार पैसा उस आइटम का इस साल का ओपनिंग क्रेडिटर्स के नाम लिखा जाएगा। पिछले साल हमने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा एडवांस दे दिया हो, वो ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स लिखा जाएगा। जो ईयर चल रहा है करंट ईयर, उससे रिलेटेड ये 3 आइटम है। इस साल के आखिर में जो सामान का जो स्टॉक बचेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। उस साल इस मीन्स करंट ईयर में हमने अगर उधार सामान खरीदा है, वो उसका पैसा बकाया है, वो क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। जो साल चल रहा है करंट ईयर में हमने मान लो क्रेडिटर्स को कुछ पैसा एडवांस दे दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो 7 अमाउंट हो गए टोटल कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड। अब उनको कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, क्यों लिखना है, किस साइड में लिखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब लिखना कहाँ होगा? हमारे पास 3 चीज़ें हैं लिखने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखिए। इनमें से कौन सी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सी लिखी जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सी लिखी जाएगी? ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर लेते हैं। किसकी भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ये डेबिट साइड है या एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है, या इसको आप क्रेडिट साइड कह सकते हो। ठीक है, ये आपका पेमेंट का आइटम है। किसका आइटम है? क्योंकि कंज्यूमेबल गुड्स का मेन अमाउंट तो यहां लिखा होगा, ये तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। उससे रिलेटेड क्या है? एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मेन अमाउंट तो ये है ना उस आइटम का। तो जो पेमेंट साइड में किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का जो पेमेंट का अमाउंट लिखा होगा, उसको आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ लिखोगे? इनकम एंड। क्योंकि ये आइटम अगर आप देख रहे हो, इनको आप समझ पा रहे हो, तो ये ऐसे आइटम हैं जिनका बार बार यूज होगा, बार बार इनको खरीदा जाएगा, बार बार इन पे खर्चा होगा। तो ये खर्चा बार बार होने वाला है, रिपीटेटिव नेचर का है, रेगुलर नेचर का है, तो इसको रेवेन्यू नेचर का आइटम मानते हैं। किस नेचर का? रेवेन्यू नेचर का, जो हम पैसा खर्च करते हैं। अब मेडिसिन है, मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन लोगों का इलाज का काम करता है, दवाइयाँ देता है, तो दवाई आएगी, मरीजों को दे दी जाएगी, फिर खरीदनी पड़ेगी, तो ये तो बार बार खर्च होता रहेगा पैसा। फूड स्टफ, खाने का, अगर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करता है जिसमें खाने का सामान इस्तेमाल होता है, ठीक है,
तो वो भी बार बार आएगा, इस्तेमाल होगा। ऐसा तो नहीं एक बार खरीद लिया वो रखा ही रहेगा, वो तो यूज़ होने के लिए खरीदा जाएगा, बार बार खर्च होगा, बार बार यूज़ होगा। स्टेशनरी भी ऐसा ही आइटम है, पोस्टेज स्टैम्प्स भी ऐसा ही है, स्पोर्ट्स मटेरियल भी। आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो खेलने का काम तो होता रहेगा, सामान भी इस्तेमाल होगा, बार बार यूज़ होगा, बार बार खरीदा जाएगा। तो ये रेगुलर नेचर का होने वाला एक्सपेंस है, इसलिए ऐसे आइटम का कोई भी अमाउंट हो पेमेंट साइड में, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। किस साइड में दिखाना है? यहाँ हम लिख देंगे टू उस आइटम का जो भी नाम हो, मेडिसिन दे रखा हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, स्टेशनरी हो, पोस्टेज स्टैम्प्स हो, फूड स्टफ हो, जो भी हो। ठीक है, हो गई पहली बात है भाई। उसका पेमेंट का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देना है, इसकी बात हो जाएगी खत्म। क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का आइटम एक ही जगह लिखा जाएगा। अब उसकी एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के जो आइटम है उनको कहाँ लिखना है समझिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आइटम दे रखा हो उसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? कि भाई एडजस्टमेंट का जो आइटम होगा उसका डबल इफेक्ट होगा, दो जगह जाएगा वो आइटम। अब वो कहाँ कहाँ जाएगा वो हमें समझना है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। किसकी बात करते हैं भाई? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, उसका डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ आपको शो करना है। पहली बात, ओपनिंग स्टॉक वो है जो पिछले साल स्टॉक बच गया था, वो इस ईयर का ओपनिंग मान लिया हमने। क्या मान लिया? तो एक तो सीधा सीधा इसका रिलेशन प्रीवियस ईयर से है। किससे है? प्रीवियस ईयर का आइटम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। कहाँ जरूर जाएगा? तो इसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लिखना है। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट मान लेते हैं, इस तरह से आप बनाओगे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है जो हमने बनाई है इस तरह से, तो उसमें दिखाना है। अब दिखाना कहाँ है? इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट नाम दे लेते हैं समझने के लिए, प्रीवियस ईयर वाली। स्टॉक, बचा हुआ सामान किसी भी चीज़ का स्टॉक कहलाता है, जो आप 11वीं से भी पढ़ रहे हो। स्टॉक को हम एसेट्स मानते हैं। क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं भाई एसेट्स? कोई भी सामान बच गया, उस सामान का करोगे क्या? वो आने वाले टाइम में या तो बिकेगा, आपको पैसा देगा, या आप उसका यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। दो ही तो चीजें होगी। बचा हुआ सामान जिसको हम स्टॉक कहते हैं, या तो वो कैश देता है या बेनिफिट देता है आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में जो आइटम कैश या बेनिफिट दे वो एसेट्स होता है। क्या होता है? तो ओपनिंग स्टॉक को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है, ठीक है। उस आइटम का नाम लिख दोगे, जैसे मेडिसिन का स्टॉक है तो मेडिसिन का दिखा देना, ब्रैकेट में हम समझने के लिए इसके साथ ओपनिंग लिख लेते हैं। किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो स्टॉक का, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? एसेट्स, ठीक है। चीज़ों को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, लॉजिक से समझोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि भाई जो आइटम आने वाले टाइम में बेनिफिट या कैश देगा वो एसेट्स है, जिस आइटम का आने वाले टाइम में पेमेंट करना पड़ेगा वो लाइबिलिटी है। भाई बैलेंस शीट में तो दो ही चीज़ें हो सकती है, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो ये थोड़ा सा उनका मीनिंग याद रखिए कि वो आइटम किस कैटेगरी में आता है। तो सामान है तो वो तो इस्तेमाल होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसलिए एसेट्स बन जाएगा वो। दूसरी बात समझिए भाई, जो ओपनिंग स्टॉक है, अब समझने की बात है। एक तो ठीक है वो हमारी एसेट्स था, पिछले साल के हिसाब से सोचे तो हमने दिखा दिया बैलेंस शीट में। अब उसका करंट ईयर में आप क्या करोगे? क्योंकि ये जो अकाउंट है ये करंट ईयर के बारे में जानकारी दे रहा है सारी। करंट ईयर में उसका क्या करोगे? उस बचे हुए स्टॉक का आपने करंट ईयर में यूज किया होगा, यूज ही होगा, और क्या करोगे? रखोगे थोड़ी ना।
चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो स्टेशनरी का हो, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल का हो। जब आप उसको करंट ईयर में यूज करोगे तो वो करंट ईयर का खर्चा भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिछले साल आपके पास 500 रुपए की स्टेशनरी बच गई थी, आपने उसको करंट ईयर में यूज कर लिया, तो 500 रुपया खर्च तो करंट ईयर में हुआ ना, दे तो आपने पिछले साल ही दिया था, सामान खरीदा तब, लेकिन उसका इस्तेमाल तो आपने करंट ईयर में किया, तो वो एक्सपेंस तो कौन से ईयर का बन गया एक्चुअल में? करंट ईयर का। तो ओपनिंग स्टॉक को जो आप यहाँ पे उस आइटम की पेमेंट्स लिखोगे ना, पेमेंट या परचेज, उसमें ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से। किसके नाम से? उसका रीजन यही है, क्यों ऐड करेंगे? आप तो खर्चे में दिखा रहे हो इसको करंट ईयर में, क्योंकि वो एक्चुअल में करंट ईयर का खर्चा बन गया है, करंट ईयर में आपने उसको यूज किया होगा। ठीक है, ये था ओपनिंग स्टॉक का डबल एडजस्टमेंट दो जगह। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाओ, एक उस रिलेटेड आइटम का जो परचेज या पेमेंट आपने दिखाया हुआ है ना एक्सपेंसेस में, उसमें क्या कर दो? ऐड कर। क्या कर दो? ठीक है, अब आते हैं क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर्स पे। किस पे आते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या है कि प्रीवियस ईयर हमने वो कंज्यूमेबल गुड्स खरीदा होगा और क्रेडिट में खरीदा होगा, उधार खरीदा होगा, उसका पैसा जो बाकी रह गया वो क्रेडिटर्स बन गए। क्या बन गए? पिछले साल के जो क्रेडिटर्स थे जिनका पैसा बाकी चल रहा था, वो इस साल के क्या मान लिए गए? ओपनिंग। तो पहली बात तो ये कि इनका रिलेशन प्रीवियस ईयर से है। किससे है? और तो प्रीवियस ईयर का हम एक ही चीज बना रहे हैं, बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट हम नाम दे सकते हैं, उसमें लिखा जाएगा। एसेट्स में लिखा जाएगा या लायबिलिटी में? क्रेडिटर्स एसेट्स में आते हैं या लायबिलिटी में? लायबिलिटी होती है, तो इसको लायबिलिटी साइड में लिख दोगे। यहां पे ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या लिख दोगे? उस आइटम के ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे, तो पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखोगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड में। दूसरी बात, करंट ईयर में उनका क्या हुआ होगा? पिछले साल उनका पैसा बाकी होगा, हम ये मान के चलेंगे करंट ईयर में उनकी पेमेंट हुई होगी। क्या हुई होगी? वो बाकी तो रहेगा नहीं हमेशा, तो करंट ईयर में उसकी पेमेंट हुई होगी। पेमेंट हुई होगी उस आइटम की, उसके क्रेडिटर्स की, तो वो पैसा उस आइटम में ही शामिल होगा, क्योंकि यहाँ हम जो मेडिसिन दिखा रहे हैं इसमें टोटल पेमेंट दिखा रहे हैं इस साल की। ओपनिंग क्रेडिटर्स का करंट ईयर पे क्या इफेक्ट होगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स जो पिछले साल का पैसा बाकी था, क्रेडिटर्स थे, हम ये मानते हैं उनका पैसा करंट ईयर में पे हुआ होगा। पे हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट यहाँ पे शामिल होगी, क्योंकि पेमेंट्स तो यहाँ दिखाई जा रही है। तो इनके इस पेमेंट में प्रीवियस ईयर का पैसा भी शामिल है क्रेडिटर्स का, जिसका रिलेशन पिछले साल से है। तो इसलिए एडजस्टमेंट में आपको सिखाया भी था कि प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट शामिल हो तो उसको निकाल देना है, उसको माइनस कर देना है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होंगे यहाँ पे उस आइटम की जो पेमेंट हम दिखाएंगे उसमें से, क्योंकि उसका रिलेशन प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो ये दो जगह एडजस्टमेंट होगी। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होंगे। सेकेंड टाइम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस आइटम की पेमेंट आप लेके चल रहे हो, उसमें वो पेमेंट भी शामिल होगी जो प्रीवियस ईयर की है, इसलिए आपको क्या करना है? लेस करना है, उसको हटा देना। ये उसका डबल ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। ओपनिंग का मतलब जो पिछले साल से आइटम चल के आ रहा है, अमाउंट चल के आ रहा है, वो इस ईयर का ओपनिंग बना है। ठीक है, तो ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या है? एडवांस टू क्रेडिटर्स का मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा एडवांस दे दिया था। क्या दे दिया था? जिनसे हम सामान खरीदते हैं ना, उनको हमने कुछ पैसा पिछले साल एडवांस दे दिया था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचिए, पिछले साल का आइटम है, प्रीवियस ईयर का आइटम है ये, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा पहले तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे या लायबिलिटी में लिखेंगे? ये क्वेश्चन आएगा हमारे सामने।
आप किसी को भी एडवांस पैसा देते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है भाई, आपने एडवांस पैसा दिया तो आने वाले टाइम में उससे सामान मिलेगा आपको, उसका आप इस्तेमाल करोगे, यही तो होगा ना। तो जो आइटम आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट दे वो आपकी एसेट्स बनता है। क्या माना जाता है, तो इसको आप एसेट्स में दिखाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, एडवांस टू क्रेडिटर्स जो प्रीवियस ईयर के होंगे। कौन से ईयर के, पिछले साल हमने कुछ पैसा एडवांस दिया होगा अपने क्रेडिटर्स को, वो इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, और किसी को भी दिया गया एडवांस पैसा हमारी एसेट्स बनता है। क्या माना जाता है, तो एसेट साइड में दिखाओगे। ठीक है, पहली चीज। अब उसका करंट ईयर पे क्या इफेक्ट होगा वो भी हमें देखना है। आपने पिछले साल किसी को कोई पैसा एडवांस दिया था तो करंट ईयर में आपको क्या मिलेगा, किसके लिए दिया होगा, क्रेडिटर्स की बात हो रही है। क्रेडिटर्स तो वो लोग होते हैं जो हमें सामान देते हैं, तो पिछले साल आपने उनको एडवांस पैसा दिया था, उन्होंने इस साल आपको वो सामान दिया होगा ना, तो आपने उसका यूज भी किया होगा, दिया होगा, तो यूज किया होगा तो वो करंट ईयर का एक्सपेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जो यहाँ तो बताया नहीं है क्योंकि वो पिछले साल ही पैसा हम दे चुके थे, इस साल तो खाली सामान आएगा, तो वो सामान आएगा तो उसका यूज होगा तो वो करंट ईयर के एक्सपेंस भी बन जाएगा, तो इसलिए इसमें शामिल करना पड़ेगा। और इसमें आप उसको क्या कर दोगे, ऐड। क्या कर दोगे, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। तो ये डबल इफेक्ट इसका होगा, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइए, और उसको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है करंट ईयर का, उसमें उस आइटम के परचेजेस में क्या कर दीजिए या पेमेंट में क्या कर दीजिए, ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर में सामान इस्तेमाल होगा आके और वो करंट ईयर का खर्चा बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक पे। किस पे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो करंट ईयर से रिलेटेड है, जिस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके आखिर की बात हो रही है, तभी तो हम क्लोजिंग वर्ड लगा रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब करंट ईयर के आखिर में उस सामान का जो स्टॉक बच गया, जो इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इसके डबल इफेक्ट समझिए कहाँ कहाँ होंगे, क्योंकि क्लोजिंग की बात हो रही है, क्लोजिंग तो करंट ईयर के आखिर की जो आइटम है उसके लिए लिखा जाएगा, तो इसका सीधा सीधा रिलेशन करंट ईयर से है। और करंट ईयर के लिए हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो इन्हीं पे अफेक्ट होगा इसका। प्रीवियस ईयर से तो रिलेशन है नहीं, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में हम समझते हैं किस तरह से अफेक्ट होगा, कहाँ कहाँ दिखाना है। पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये क्लोजिंग स्टॉक बचा कहाँ से, जो आपने सामान खरीदा होगा इस साल उसी में से तो बचा होगा। इस साल जो खरीदा है उसको हम ये परचेज या पेमेंट के नाम से दिखा रहे हैं, तो यहाँ तो आपने टोटल अमाउंट लिख दिया, उसमें से जो सामान बच गया उसको हम क्लोजिंग कह रहे हैं, जो इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, तो इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो उसका हिस्से का जो पैसा है वो करंट ईयर का खर्चा है ही नहीं, वो आपको हटा देना चाहिए। इसलिए इसमें से क्या कर दोगे, लेस, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद दोबारा कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है। स्टॉक है तो इधर दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या जिसका भी हो। ठीक है, अब क्लियर से समझ लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा दोनों एसेट साइड में, दोनों बार। ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। क्यों होगा भाई, ओपनिंग इसलिए ऐड होगा कि वो सामान हमने इस साल यूज कर लिया तो खर्चे में आ गया। क्लोजिंग लेस क्यों होगा, वो सामान यूज नहीं हुआ तो इस साल का खर्चा नहीं है, उसको हटा के रख दो, इसलिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या आते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का मतलब करंट ईयर में हमने कुछ सामान उधार खरीदा होगा कंज्यूमेबल गुड्स का,
वो पैसा बकाया चल रहा होगा, इसलिए हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, क्रेडिटर्स। और इस साल के आखिर की बात हो रही है तो क्लोजिंग है, तो इसका रिलेशन भी करंट ईयर से है। करंट ईयर से है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, समझिए। जो पैसा आपका बकाया है इस साल का, बकाया कैसे हुआ भाई, आपने सामान खरीदा, क्या किया, सामान खरीदा, तो वो इसमें तो शामिल नहीं है, इसमें तो वो पैसा शामिल है जो नगद दे रखा है। कैसे दे रखा है, क्रेडिटर्स का मतलब उधार जो पड़ा हुआ है। सामान तो आपने खरीद लिया, पैसा नहीं दिया, तभी तो आपके क्रेडिटर्स बने। तो आपने सामान खरीद लिया तो वो कहीं ना कहीं यूज में भी आया होगा, वो खर्चा भी बनेगा इस साल का, इसलिए आप इसमें ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या ऐड कर दोगे। और दूसरा क्लोजिंग है, करंट ईयर का है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आप दिखा दोगे। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स उस कंज्यूमेबल गुड्स का जो पेमेंट का अमाउंट है उसमें आप क्या करोगे, ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाओगे। लास्ट, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स का मतलब कि इस साल हमने कुछ पैसा क्रेडिटर्स को एडवांस दिया होगा। अब देखिए ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है। उधार भी किसी का पैसा रह जाए, किसी को हम एडवांस भी दे दें, सारी चीजें थोड़ी ना होगी एक साथ। लेकिन हमने इस टॉपिक को ओवरऑल डिस्कस किया है, इसलिए जो भी पॉसिबल इसके आइटम्स हैं वो सारे लिए हैं, उसमें सारे आइटम हम लेके चल रहे हैं। तो सारी चीजें हो सकता है एक साथ ना हो, प्रैक्टिकली सारे आइटम आपको एक क्वेश्चन में ना मिले एक साथ, लेकिन इनसे रिलेटेड इन्हीं के बारे में जानकारी मिलेंगी। इनमें से 2 आइटम मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम सारे आइटम एक साथ ले रहे हैं। तो क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, हमने इस करंट ईयर में कुछ पैसा क्रेडिटर्स को एडवांस दिया होगा, उसको हम क्लोजिंग मान रहे हैं। तो इसका इफेक्ट समझिए, हमने एडवांस में दिया होगा, ठीक है, तो वो पैसा इस पेमेंट में शामिल होगा, होगा नहीं होगा। एडवांस का मतलब जो पैसा दे दिया है उस आइटम का, और उस आइटम का पूरा पैसा पेमेंट यहाँ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका सामान तो आपको नहीं मिला। एडवांस आप पैसा दे रहे हो, पैसा तो चला गया, पेमेंट तो हो गई, जो ये पेमेंट यहाँ आप दिखा रहे हो इसमें पैसा तो शामिल है, लेकिन वो सामान तो अगले साल आएगा आपके पास, इस साल तो आया ही नहीं है। एडवांस देने का मतलब क्या है कि पैसा दे दिया, सामान अभी नहीं लिया है, तो वो पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कर दी है एक तरह से। किसके लिए, तो वो पैसा यूज उसका नेक्स्ट ईयर में होगा, इसलिए लेस कर देना है। क्या कर देना है, एडवांस टू सप्लायर या क्रेडिटर। क्रेडिटर की जगह सप्लायर वर्ड भी यूज कर सकता है, ये एक ही बात होती है जो हमें, बल्कि इसकी जगह आप सप्लायर जब यूज करो ना तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी जगह क्या यूज कर लें हम, सप्लायर, क्रेडिटर्स की बजाय, क्योंकि कुछ बुक वाले इसको क्रेडिटर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सप्लायर वर्ड ज़्यादा इसके लिए सही है, ठीक है। दूसरी बार इसको कहाँ दिखाओगे, आपने करंट ईयर में किसी को एडवांस पैसा दिया है तो वो आपकी एसेट्स भी बन गया है। क्या बन गया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस टू, तो भाई ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। अब देखिए इसमें ये सारा हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा उसको आप लिख दोगे। ये जो अमाउंट है वो एक्यूरेट अमाउंट होगा, जितने रुपए का आपने करंट ईयर में सामान इस्तेमाल किया है ना, वो अमाउंट निकल के आ जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी उसकी। क्या निकल के आ जाएगी, तो वो हमें निकालनी थी, और ये एडजस्टमेंट का मतलब वही निकल के आ रहा है। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो ये आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के होंगे, उनको करने का पर्पस क्या होगा कि हम जो जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका सही रिजल्ट हम निकालें, एक्चुअल रिजल्ट हम निकालें, इसलिए हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। कोई प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आइटम है उसको निकाल देते हैं, कोई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उसको भी माइनस कर देते हैं, जो करंट ईयर से रिलेटेड है और शामिल नहीं है उसको इसमें क्या कर लेते हैं, ऐड। और वही काम हो रहा है इन सब में, ठीक है।
तो भाई ये आपका एक कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। A to Z जो भी इससे रिलेटेड आइटम्स हो सकते हैं, अमाउंट हो सकते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन भी हैं, किसी बुक में 3-4 हैं, किसी में 5-6 मिल जाएंगे, इतना ही है। और जो बड़े क्वेश्चंस आगे हम सीखेंगे उनमें भी इसका जिक्र आएगा। तो ये इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझना है, ठीक है भाई। इसको आप नोट भी कर सकते हो।